हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट 30 प्रश्न। कितने? 30 प्रश्न। और यह प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है हमारा कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ए ऑप्शन विकास है, इधर आयु है। बी ऑप्शन है विकास और आयु। सी ऑप्शन है विकास और आयु। डी ऑप्शन है विकास और आयु, यानी इस साइड विकास है और इस साइड आयु है। यानी ये कह रहा है कि जैसे हमारी विकास होता है, क्या होता है? विकास होता है, और यह आयु है, आयु भी बढ़ रही है, विकास भी हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों ही हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आयु जब बढ़ रही है तब विकास कुछ बढ़ा है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हो गया है? यह ढलान पर आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। और सी ऑप्शन है कि विकास, जो विकास हुआ है वो ऐसे हुआ है। कैसे हुआ है? ऐसे। और जो विकास है वो सीधा जा रहा है, ना इधर है ना ही इधर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है कि विकास भी हो रहा है और आयु भी बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है कि एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ए ऑप्शन है आपका विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। बी ऑप्शन है कि विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है विकास निरंतर ही होता रहता है, यानी जो विकास है वो निरंतर होता रहता है। डी ऑप्शन है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि जो विद्यार्थी है ना, उनके जो विकास होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध होते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह तीसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न है कि मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिप्रेक्ष्य यानी परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? कौन सा कथन समुचित है? ए ऑप्शन है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, यानी जो परिवेश होता है उसकी ल- जबकि यानी परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। जो आनुवांशिकता है उसका प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी ऑप्शन है कि व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर क्या करते हैं? आधारित होते हैं। क्या होते हैं? भूमिका पर आधारित होते हैं। फिर यह कह रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी ऑप्शन है कि भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें से जो आंसर सही हो जाएगा वो सी आंसर सही हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील होता रहता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता रहता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह चौथा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? चौथा प्रश्न है। यह कह रहा है समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, जिसमें क्या है? निहित है। ए ऑप्शन है कि बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। और बी ऑप्शन है आपका कि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। सी ऑप्शन है परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। डी ऑप्शन है मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण व आकलन। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत के रूप में होते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? ए ऑप्शन है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता।
बी ऑप्शन है वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, सी ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम, और डी ऑप्शन है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है, तो वो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है और छठवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। ये ऑप्शन है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, बी ऑप्शन है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान, सी ऑप्शन है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, डी ऑप्शन है कि विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं, क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सातवां प्रश्न है कि क्लास में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, पारंपरिक रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित या सामाजिक रचनात्मक। तो सात का आंसर बताइए। तो जो सात का आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सामाजिक संरचनात्मक, क्या है, सामाजिक संरचनात्मक, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आठवां प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, ए ऑप्शन है किसी भी जात पंथ रंग क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, बी ऑप्शन है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, सी ऑप्शन है बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, डी ऑप्शन है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो जल्दी से बताइए आठ का आंसर। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नौवां प्रश्न है आपका कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कम आंका गया है। आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना यानी सक्रियात्मक रचना। 9 का आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया, क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और यह 10वां प्रश्न होगा कि एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में 100 तथा क्यू आर के बाद 15 है तथा उनका 11 वर्षीय कितना है, 11 वर्षीय बच्चे के प्रतिशत की गणना कीजिए जिससे इन बच्चे के बेहतर अंक प्राप्त किए हों। तो ये 98% आएगा, कैसे आएगा, 98% आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और यह आपका 11वां प्रश्न होगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ए ऑप्शन है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है न कि संपूर्ण को, बी ऑप्शन है बुद्धि विश्लेषणात्मक सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतःक्रिया है, सी ऑप्शन है कि विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक यानी पदानुक्रमात्मक है, डी ऑप्शन है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो 11वें का जो आंसर हो जाएगा बताइए। तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है न कि किसी संपूर्ण को। 12वां प्रश्न है और सबसे फास्ट योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन है विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं, बी ऑप्शन है अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए, सी ऑप्शन है छात्र सहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, डी ऑप्शन है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। 12 का आंसर बताइए। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, यानी संकलनात्मक हो सकता है। बी ऑप्शन है, संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। सी ऑप्शन है, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। डी ऑप्शन है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर बताइए। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13 का जो आंसर हो जाएगा वो ए जाएगा कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 14वां प्रश्न है, ये कह रहा है कि एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता या कहती है, वो है। ये ऑप्शन, विद्यार्थियों की इस स्मृतियों को मंथन गति से जागृत कर रहा या कर रही है। बी ऑप्शन है, रचनात्मक आकलन कर रही है। सी ऑप्शन है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही है या कर रहा है। डी ऑप्शन है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के विकास का प्रयास किया जा रहा है। 14 का आंसर बताइए। तो यह रचनात्मक आकलन कर रही है या कर रहा है, कौन? अध्यापक। अध्यापक। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। बी ऑप्शन है इसका कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। सी ऑप्शन है, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। डी ऑप्शन है, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। जल्दी से आंसर बताइए। 15 का जो आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह 16वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 16वां। ये कह रहा है कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ए ऑप्शन, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। बी ऑप्शन है, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों की किसी प्रकार की मांग न होना। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आध्यात्मक व क्रोध का प्रयोग करना। इसका आंसर बताइए। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होना चाहिए। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? अनुश्रुत वाक, प्रवृत्ति वाक, परिणामकारी वाक, लंबित वाक। तो हकलाने की जो पद्धति होती है उससे निजात पाने के लिए हमें प्रवर्तित वाक, यानी आईने में देखकर हमें शब्दों को बोलना चाहिए। और 18वां प्रश्न है कि सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबंधबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचना, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? ये ऑप्शन है, संग्रथित अधिगम। बी ऑप्शन है, हस्तक्षेपी अधिगम। सी ऑप्शन है, उपचारात्मक प्रत्युत्तर। डी ऑप्शन है, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। 18 का आंसर बताइए। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, कि संग्रथित अधिगम। क्या हो जाएगा? संग्रथित अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये 19वां प्रश्न होगा कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां, ए ऑप्शन, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। सी ऑप्शन है, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है।
डी ऑप्शन है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो एक समावेशी कक्षा वह है जहां जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्तात्मक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त है, यानी प्रदत्त कार्य जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? असाइनमेंट। ये ऑप्शन है कि अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। बी ऑप्शन है उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उनकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। सी ऑप्शन है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। डी ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। तो 20 का आंसर बताइए। तो जो 20 का आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही है कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। नेक्स्ट प्रश्न है और ये 21वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 21वां। ये कह रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठन द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ये ऑप्शन है विद्यालय में श्याम पट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव रहता है। बी ऑप्शन है आधारभूत, यानी इसका कहने का तात्पर्य है जो विद्यालय होते हैं उनमें श्यामपट नहीं होता है, यानी ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, और शौचालय जैसी आधारभूत जो व्यवस्थाएं होती हैं उनका अभाव रहता है। बी ऑप्शन है कि अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना, यानी जो अध्यापक होते हैं वो समय के पाबंद नहीं होते हैं और कम योग्यता वाले होते हैं तथा उन्हें कम आय यानी वेतन दिया जाता है। सी ऑप्शन है बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। डी ऑप्शन है जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पनात्मक पाठचर्या का न होना। तो 21 का जो आंसर बताइए। तो डी है जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठचर्या का न हो पाना, इसलिए वो विद्यालय छोड़ देते हैं। 22वां प्रश्न है कि अधिगम अक्षमताएं हैं, यानी जो अधिगम अक्षमताएं वो कौन सी हैं? ए ऑप्शन है वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृत की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। बी ऑप्शन है पठन अक्षमता के पर्याय हैं। सी ऑप्शन है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। डी ऑप्शन है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है, यानी 22 का आंसर हो जाएगा वो बताइए। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन से ही हो जाएगा कि सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी बुद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बुद्धि पाई जाती है। 23वां प्रश्न है कि समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां ए ऑप्शन है परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है। बी ऑप्शन है कक्षाओं में छात्रों का सम समूहीकरण उपलब्ध है। सी ऑप्शन है केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। डी ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां जहां परिवर्तनशील व लचीली पाठचर्या पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद संवाद ये ऑप्शन है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन है आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। सी ऑप्शन है पाठ्यसागामी के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देता है। डी ऑप्शन है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। 25वां प्रश्न है कि जो अध्यापक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना या करना चाहती हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग हो सकता है, यानी ऐसे कौन से अध्यापक या जो अध्यापक हैं अपने छात्रों की त्रुटियों के बारे में सुधार करना चाहते हैं तो उनमें से ये कौन सी है? ए ऑप्शन है कि उसे ए ऑप्शन कह रहा है कि उसे अपने शिक्षार्थियों की प्रत्येक त्रुटि संशोधन करना चाहिए जिसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। बी ऑप्शन है उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। सी ऑप्शन है उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व
अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। डी ऑप्शन है, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध कराती है तो उसे उसका संशोधन नहीं करना चाहिए। डी, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, 25 का सी। कि जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना या करना चाहती हैं उनके लिए निम्नलिखित में से तो उसे उन त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? ए ऑप्शन है भावनाओं के प्रति जागरूकता, बी ऑप्शन है भावनाओं का प्रबंधन, सी ऑप्शन है भावनाओं की आलोचना, डी ऑप्शन है कक्षा यानी सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। 26 का आंसर बताइए। 26 का आंसर है सी, भावनाओं की आलोचना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? तो भावनाओं की आलोचना। भावनाओं की कभी आलोचना नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 27वां प्रश्न है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? समयांतराल से, भावनाओं की पराकाष्ठाओं से, या फिर अनुकूलन का स्तर, विचारों का घनत्व। 27 का आंसर बताइए। तो जो देविका है देविका है और राजेश है तो इनका अनुकूलन का स्तर, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और ये 28वां प्रश्न होगा कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में के लिए एक मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ए ऑप्शन व्यवहारवादी, बी ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक और डी ऑप्शन है मानवीय। तो इनमें से कौन सा करता है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीय। क्या है? मानवीय। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 29वां प्रश्न है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए निम्नलिखित में से यानी विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? व्यवहारवादी, परिस्थिति, रचनावादी या सामाजिकवादी, सामाजिक संरचनावादी। 29 का जो आंसर हो जाएगा वो पारिस्थितिक है। क्या है? पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल। क्या है? इकोलॉजिकल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 30वां प्रश्न है कि क्लास में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ये ऑप्शन है बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे क्लास में सबके सामने बार बार डांटना, डपटाना। बी ऑप्शन है कभी भी बच्चे को डांटना और डपटाना नहीं चाहिए। ये ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सकता है। ये हो सकता है सही। यानी क्लास में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? सी ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने का अनुमति देना। गलत है, किसी बच्चे को हम खड़े रहने की अनुमति नहीं दे सकते। डी ऑप्शन है बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। ये भी गलत। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।